वह मुखर नेता जिसके पार्टी छोड़ने से पार्टी की प्रतिष्ठा को लगा धक्का। वह नेता जिसने पार्टी छोड़ी तो दुनिया भी छोड़ दी। वह नेता जो एक सांस से जितना लालू को चाहते तो दूसरी सांस से जनता को। वह नेता जिसके सामने हर दल के नेता थे नतमस्तक। आज बात उसी शख्सियत की जिसकी पूरी जिंदगी ही प्रेरणा रही है, जिसके राजनीतिक जीवन राजनीति की सही मायने और मतलब को समझाती है, जिसके जिंदगी की खुली किताब के हर पन्ने यह गवाही देते हैं कि वह शख्स खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जिया है। वह शख्स जो बिहार की राजनीति में तब भी था जब मंडल और कमंडल की राजनीति जोरों पर थी। वह शख्स जिसने सबसे अधिक गरीब तबकों के लिए सोचा, जिसने किसानों के खाली हाथों के लिए सोचा। वह शख्स जिसने ग्रामीण जनजीवन में खुशियों की हवा लाने की कोशिशें की। राजद के साथ मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले रघुवंश बाबू की अलग ही छवि गरीब और पिछड़े वर्ग के बीच रही थी। वे पार्टी के निर्णय के विरोध करने से भी नहीं कतराते थे। खड़ी बात करना और उनके व्यक्तित्व का एक सबसे खासियत यह रही थी। यही बात उन्हें हर तबके के बीच काफी लोकप्रिय बना देती थी। चुनाव हारने के बाद भी वे अपने क्षेत्र में और अपने लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रहे। यहाँ तक कि मौत की सैया पर भी उन्हें अपने क्षेत्र की ही चिंता थी। कोरोना से जूझ रहे रघुवंश बाबू एक चिट्ठी लालू यादव के नाम इस्तीफे की बात लिखी तो दूसरी चिट्ठी नीतीश कुमार के नाम, जिसमें उन्होंने वैशाली से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए 1 में ग्रामीण विकास मंत्री थे और मनरेगा कानून के असली शिल्पकार थे। भारत में बेरोजगारों को साल में 100 दिन रोजगार मुहैया कराने वाले इस कानून को ऐतिहासिक माना गया था। कहा जाता है कि जब यूपीए 2 को जब फिर से 2009 में जीत मिली तो उसमें मनरेगा की अहम भूमिका थी। वे केवल मंत्री ही नहीं थे बल्कि उनका ग्रामीण जीवन से ताल्लुकात भी काफी गहरा रहा था। ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर उनका पूरा जोर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की रही थी। उन्हें यह एहसास था कि गांव में संसाधनों की कमी है और जब खेती का मौसम नहीं हो तो लोगों के हाथों में काम देना जरूरी है और इसलिए उन्होंने मनरेगा बनाया। पूरे विभाग की सारी जानकारियां उनके जुबान पर होती थी। वे केवल राजनीति नहीं करते थे बल्कि राजनीति के बहाने वे जनता के लिए काम करते थे। वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने आराम को कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने संघर्ष का राह चुना। वे संघर्ष करने वाले नेता रहे थे। पार्टी में हो, मंच पर हो, मीटिंग में हो, हमेशा उन्होंने संघर्ष पर बल दिया, संघर्ष का दामन थामा। रघुवंश बाबू की एक खासियत यह भी थी कि वो लोगों के बीच उनके जैसे रहते थे। वे केंद्र सरकार में मंत्री थे लेकिन अंदाज वह ग्रामीण परिवेश वाला जिससे लोगों का एक सहज जुड़ाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उनके निधन पर कि रघुवर बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति से शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्ति पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिता दिया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष से रहते थे रघुवंश बाबू और मैं। बाद में वो यूपीए के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार उनके साथ संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर। बीते दिन 4 दिनों से वो चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता रहता था। मुझे लगता था कि वो जल्द ही ठीक होकर वो बिहार की सेवा में पुनः लग जाएंगे, लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर वो चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं था
और मन पूरी तरह जद्दोजहद में था। 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिखकर प्रकट भी कर दिया। साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की उतनी ही चिंता थी। इसलिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को विकास के कामों की एक सूची भेजी। बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। रघुवंश बाबू बिहार की विभिन्न केंद्रीय योजनाओं पर अमल के लिए राज्य सरकार की नाक में दम कर देते थे। बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से लेकर विभागीय अधिकारियों तक के रिमाइंडर के तौर पर ताबड़तोड़ चिट्ठियां भेज कर वह कार्य प्रगति का जायजा लेते रहते थे। राज्यों की वैसी सड़कों जिनके निर्माण या विस्तार के लिए केंद्र से धनराशि आवंटित होती थी, उनका काम रुक जाने या शिथिल पड़ जाने पर रघुवंश बाबू की छटपटाहट को देखा गया है। चिट्ठी से काम नहीं चलता था तो वह सीधे जिलाधिकारी को भी फोन लगाकर बात कर लेते थे। तभी तो लालू जी भी कहा करते थे कि ब्रह्म बाबा पर काम का भूत सवार रहता है। राजनीतिक हलके में रघुवंश बाबू को आदर से लोग ब्रह्म बाबा भी कहा करते हैं। यहाँ सरकारी महकमों में आज भी चर्चा होती रहती है कि अपने केंद्रीय मंत्रित्व काल में राज्य सरकार को उनके द्वारा भेजे गए तमाम सरकारी पत्र अगर संकलित किए जाएं तो कई किताबें बन जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कभी बोल पड़ते थे कि रघुवंश बाबू समय पर योजना राशि उपयोग संबंधी इतना पत्र भेजते हैं कि यहाँ अधिकारी चैन से नहीं बैठ सकते। रघुवंश बाबू ऊपर से जितना देहाती किस्म के लगते थे, अंदर से उतना ही ज्ञानवान और समृद्ध किस्म के व्यक्ति थे और सामाजिक ऐतिहासिक विषयों पर मजबूत पकड़ रखते थे। वे गणित में मास्टर थे और साइंस में स्नातक थे। राजद पार्टी में लालू राबड़ी की सरकार में वे राजद के नेतृत्व से असहमत होकर और रिकॉर्ड ही अलग राय देकर लोगों को चौंका दिया करते थे। वे पत्रकारों से भी मित्रवत व्यवहार करते थे। नेताओं या मंत्रियों जैसे नखरे तो उनमें कभी था ही नहीं। उनमें गर्मजोशी था, अपनत्व था। उनके व्यक्तित्व में वह आकर्षण था जो सहज लोगों को अपने तरफ खींच लिया करती थी। वे काम के मामले में, जनसेवा के मामले में एक समर्पित नेता थे और समर्थ तो इतने थे कि उनके जुबान पर हर जानकारियां होती थी और इसके साथ ही उनमें सामाजिक और ऐतिहासिक जानकारियां भी गहराई से थी। साइंस से तो वे मास्टर थे ही। रघुवंश बाबू साल 1962 में ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पत्रिका चौखंबा राज में आर्टिकल लिखने लगे थे। रघुवंश बाबू के जनभावना की वजह से ही उनको कर्पूरी ठाकुर ने अपने साथ जोड़ लिया था। कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव पिंतौझिया जो समस्तीपुर जिले में है, रघुवंश बाबू का ननिहाल है। यह संजोग ही है। रघुवंश बाबू ने अपने राजनीतिक जीवन में विचार तो राम मनोहर लोहिया से लिए, लेकिन उनके कर्म और संघर्ष की ताकत उन्हें कर्पूरी ठाकुर से मिली। गांव घर के लोगों से मिलने जुलने या बतियाने के जो हाव भाव या तौर तरीके कर्पूरी जी में दिखते थे, वे सब रघुवंश बाबू में भी अक्सर नजर आते थे। इस कारण ऊंची जाति के होते हुए भी गांव में दलित, पिछड़े और बेहद गरीब लोगों के बीच इनकी गहरी पैठ संभव हो जाती है। कभी कभी इनकी भाषण शैली लालू यादव की भाषण शैली से मिलती जुलती अवश्य लगती रही, लेकिन बिना लाक लपेट बेबाकी से सच बोल देने और मजाकिया लहजे में कुछ कह देने के बीच तो फर्क होता ही है ना। ऐसे थे रघुवंश बाबू।